तो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ कुलदीप कुमावत। आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय सिंपल जीएसटी पे स्वागत है। आज हम ई वे बिल जनरेट कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे ई वे बिल जनरेट किया जाता है ई वे बिल सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम ई वे बिल जनरेट करने से पहले ये समझ ले कि ई वे बिल जनरेट कब किया जाता है। ठीक है, तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए कोई गुड्स की सप्लायर गुड्स की सप्लाई करता है और उस सप्लाई की वैल्यू जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा की है तो उसको कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे से वो इंटर स्टेट हो चाहे से वह इंट्रा स्टेट हो, तो कंपलसरी उसको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। तो ई वे बिल जनरेट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले ई वे बिल सिस्टम को अपन ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में उसको लॉगिन करते हैं क्योंकि अपन पहले ही क्या है ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही अपन उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन करने के बाद में एक डिस्प्ले ओपन हो रही है जिसमें जो सप्लायर है उस सप्लायर का क्या है पूरी की पूरी डिटेल है। ठीक है, कैसे ई वे बिल जनरेट वो यहाँ से क्या कर सकता है, एक ई वे बिल जनरेट कर सकता है। यहाँ लेफ्ट साइड में एक क्या है, एक लिस्ट दे रखी है कि ऑप्शंस की कि कैसे ई वे बिल जनरेट किया जाता है। ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा होता है, रिपोर्ट वगैरह है, माई मास्टर है, यूजर मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन है, अपडेट है। ठीक है, ये सब जो लिस्ट दे रखी है ऑप्शंस की, उन ऑप्शंस में जाके अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, ई वे बिल जनरेट कैसे करते हैं। तो कौन से ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले ई वे बिल ऑप्शन पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करते हैं इस पर यहाँ पे जनरेट न्यू और जनरेट बल्क, तो अपने को बल्क में जनरेट नहीं करना क्योंकि बल्क में जनरेट कौन करेगा, ये ट्रांसपोर्टर करता है, तो यहाँ अपने काम का है नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जनरेट न्यू पे करेंगे। जैसे ही जनरेट न्यू पे करते हैं ये ई वे बिल जो है उसका फॉर्म क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब सबसे पहले इसमें जो कॉलम आता है वो ट्रांजैक्शन डिटेल आती है कि आउटवर्ड इनवर्ड हो गया, फिर सप्लाई है, एक्सपोर्ट है। ठीक है, ये सब अपने को क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कौन सा करें, ये दिक्कत आती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि आउटवर्ड सप्लाई ले या इनवर्ड, क्योंकि जब सप्लायर क्या कर रहा है, कोई सप्लाई कर रहा है और वो ई वे बिल जनरेट करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आउटवर्ड सप्लाई। अदरवाइज रेसिपिएंट के केस में यदि रेसिपिएंट क्या कर रहा है, कोई ई वे बिल जनरेट कर रहा है, तो उसको इनवर्ड सप्लाई के नाम से क्या बनाएगा, वो ई वे बिल के जनरेट करेगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन टाइम में वो रेसिपिएंट के लिए तो इनवर्ड आ जाएगा और सप्लायर के लिए क्या आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। देन उसके बाद में सब्जेक्ट टाइप आता है, उसमें सप्लाई एक्सपोर्ट। ठीक है, सप्लाई के केस में क्योंकि ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है तो सप्लाई आ जाएगा। एक्सपोर्ट के केस में क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट यहाँ पे कर देंगे। जॉब वर्क के केस में जॉब वर्क कर देंगे। जो भी है उस ऑप्शन को अपन क्या कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में आता है सेकंड ऑप्शन कि डॉक्यूमेंट्स टाइप। टैक्स इनवॉइस आता है, बिल ऑफ सप्लाई होता है, बिल ऑफ एंट्री आता है, डिलीवरी चालान और अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने केस में क्या है, टैक्स इनवॉइस है क्योंकि वो माल की सप्लाई क्या कर रहा है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है और उसके केस में क्या है, वो टैक्स का इनवॉइस इशू कर रहा है। ठीक है, तो उसको टैक्स इनवॉइस यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई किस केस में होता है कि जब माल क्या हो, एग्जेम्प्टेड हो या फिर कंपोजिशन डीलर के द्वारा क्या किया जा रहा हो, माल की सप्लाई की जा रही हो, तो उस केस में फिर वो क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा, इनवॉइस इश्यू करेगा। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई के लिए। बिल ऑफ एंट्री एक्सपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री करते हैं, डिलीवरी चालान है, अदर्स है, ये अपन। तो अपने केस में क्या आएगा, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स नंबर की जो टैक्स इनवॉइस इश्यू किया गया है वो नंबर कौन सा है उसका। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे सीक्वेंस में है ना, जो भी उसने इनवॉइस इश्यू किया है उस इनवॉइस का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे केस में है 01 है। देन उसके बाद में इनवॉइस डेट आ जाएगी। यहाँ पे जो जैसे मैंने जो 9 अगस्त 2018 है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में आता है उस बिल फॉर्म, इसमें क्या आता है, जो सप्लायर है उसकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। देन उसके बाद में आता है जिसको माल अपन सप्लाई कर रहे हैं उस रिसिपिएंट का जीएसटी, उसकी डिटेल यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। तो हम सारी डिटेल फिल नहीं करेंगे यहाँ पे ओनली केवल जो है वो जीएसटी नंबर जैसे ही एंटर करते हैं उसके, तो पूरी की पूरी डिटेल सप्लाई रिसिपिएंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं,
सप्लाई जो रेसिपिएंट है उसके जीएसटीआई नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे अपन ने ये पूरी डिटेल जीएसटी नंबर डाले तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ क्या आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद में ये कंप्लीट हुआ रेसिपिएंट की डिटेल। उसके बाद में आता है कि आइटम जो अपन सप्लाई कर रहे हैं उन आइटम की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे 10 एम्पियर का कोई मेरा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आ जाएगी। देन उसके बाद में उसका HSN कोड डालेंगे यहाँ पे जो 4 डिजिट है। अपने केस में, मेरे केस में 4 डिजिट है तो मैं 4 डिजिट का, किसी की केस में 8 डिजिट का भी हो सकता है और किसी की केस में नहीं भी हो, ठीक है। तो HSN कोड जैसे किसी को 2 उसको HSN कोड मेंशन करना, जो छोटे डीलर हैं उनके लिए, तो उनको 2 जो HSN कोड है वो एंटर करने होंगे, कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे ये रेड जो मार्क है ये किसको डिनोट करता है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटी में मैं क्वांटिटी एंटर कर दूंगा। देन उसके बाद में ये आता है इसकी जो यूनिट है कि वो बैग में जाएगा या फिर बैग्स में जाएगा या फिर बेल में या BDL, ये इनकी क्या है, पूरी की पूरी डिटेल है, इनकी यूनिट्स मेजरमेंट है उनका, ठीक है। तो मेरे केस में क्या पीस में भेज रहा हूँ माल, तो पीसेज आ जाएगा PCS, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो एंटर कर दूंगा, जैसे 20,000 रुपये है, ठीक है। देन उसके बाद में जो ये कॉलम आता है, ये कॉलम जो है 4 है, ये 4 बॉक्स जो दिख रहे हैं, इनमें सबसे पहले आता है CGST का टैक्स रेट डालेंगे, इसमें SGST की टैक्स रेट, IGST की और सेस की, ठीक है। तो यहाँ अपने केस में क्या है, जो सप्लाई हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, बेंगलुरु में हो रही है, मतलब इंटरस्टेट। तो यहाँ पे IGST के ये ऑटोमेटिकली जो CGST SGST का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ये लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई है। तो यहाँ पे अपन उस टैक्स रेट को मेंशन करेंगे जो इस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे 12% है। देन उसके बाद में सेस का, यदि सेस एप्लीकेबल है तो सेस की रेट डाल देंगे, अदरवाइज इसको 0 डाल देंगे, ठीक है। 0 डालना मैंडेटरी है, क्योंकि ये फिर बाद में क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, ये कंपलसरी कॉलम है। देन उसके बाद में यदि कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो उस पर ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा। देन उसके बाद में फिर वही प्रोडक्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट और टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स रेट को मेंशन कर दें, ठीक है। देन उसके बाद में जो नीचे को बॉक्सेस आते हैं, उस बॉक्स में ये टोटल अमाउंट शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे केस में क्या है, एक ही प्रोडक्ट में सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम है CGST SGST का, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्टेड सप्लाई है। तो इस केस में IGST के अमाउंट को शो करेगा 2400 रुपये, ठीक है। उसके बाद में सेस अपना यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो 00 शो करेगा। टोटल जो टैक्स जो इंक्लूडिंग जो टैक्स है वो वैल्यू कितनी है, 22,400, क्योंकि 20,000 रुपये तो अपने क्या है यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है और 2400 रुपये अपना क्या है IGST का अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 22,400 का। देन उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट कॉलम आता है, उस कॉलम में सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टर नेम। तो ट्रांसपोर्टर नेम यहाँ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अपन क्या कर देंगे, जो ट्रांसपोर्टर है उसकी GSTI नंबर यहाँ एंटर कर देंगे तो तुरंत ऑटोमेटिकली उसकी क्या ले लेगा, ये डिटेल ले लेगा। तो यहाँ ट्रांसपोर्टर की ID GSTI नंबर डालते हैं 08BH0047, ठीक है। जैसे ही मैंने ये GSTI नंबर एंटर किया, ऑटोमेटिकली उसके ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे क्या हो गया, मेंशन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस या किलोमीटर में डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि कितनी दूर माल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, इसकी वैलिडिटी जो है वो डिसाइड होती है। कि जैसे कि 100 किलोमीटर का कोई एरिया है, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर माल जाएगा, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा, 1 दिन की वैलिडिटी होगी, 1 दिन की वैलिडिटी होगी और मतलब 24 घंटे की वैलिडिटी होती है। 24 घंटे के बाद में क्या हो जाएगा, वो ईवेबिल डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। वो ईवेबिल क्या हो जाएगा
नहीं, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मेरा है इस केस में 2000 किलोमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है, यदि अपने पास में पार्ट, ये तो पार्ट ए कंप्लीट हुआ, पार्ट ए यहाँ कंप्लीट हो गया है पूरा। देन उसके बाद में आता है पार्ट बी। अब पार्ट बी को ये प्रॉब्लम आती है कि यदि पार्ट बी कैसे करें, कि जैसे मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन मेरे पास में ट्रांसपोर्टर की तो डिटेल है, लेकिन कौन सी गाड़ी में माल जाएगा, या ट्रेन से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, उसके नंबर मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इसको रहने दूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा, मैं पार्ट बी को कंप्लीट नहीं करूंगा। उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, सबमिट कर दूंगा। देन उसके बाद में जैसे ही मैं ट्रांसपोर्टर को माल भेजूंगा, ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तब वहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि वो बाय रोड कर रहा है, तो ट्रक का नाम, नंबर वगैरह है, वो क्या कर देगा, खुद ही अपडेट कर देगा। पार्ट बी को अपने को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर खुद क्या करता है, उसको अपडेट कर देता है। और जैसे ही वो पार्ट बी को अपडेट करता है, वहां से फिर क्या हो जाता है, उसकी वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अपन ने पार्ट ए यदि कंप्लीट किया है, तो वहां से जो वैलिडिटी पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होगा। पार्ट बी कंप्लीट करने के बाद में क्या होगा, वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पार्ट बी की अपने पास में क्या नहीं है, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ अपन उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये क्या दिखा रहा है, कुछ वार्निंग दे रहा है कि प्लीज फिल ऑल द फील्ड टेक्स्ट बॉक्सेज इन हाईलाइट इन रेड कलर, की कोई ना कोई अपन से क्या हुआ है, कोई है ना। यहाँ देखो ये HSN कोड ये वगैरह, ये तो इस कॉलम को अपन डिलीट कर देते हैं, ये अपने लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो देन उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं, ये देखो पार्ट ए की स्लिप अपने पास है, ई वे बिल नंबर अपने पास, यूनिक जो नंबर है वो अब जनरेट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ देखो वैलिड फ्रॉम, नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट एज पार्ट बी इज नॉट एंटर्ड, कि हमने क्या नहीं किया है, इस केस में अभी पार्ट बी को अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ से अभी वैलिडिटी स्टार्ट नहीं हुआ है। वैलिडिटी पीरियड कब स्टार्ट होगा, जब इसको या तो ट्रांसपोर्टर क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अपडेट करेगा ही करेगा उसको, नहीं तो वो अपने को इन्फॉर्मेशन देगा कि ये बाय ट्रक से भेजा है, तो बाय रोड से भेजा है, तो ट्रक का नंबर वगैरह ये सब अपने को देगा। ठीक है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिकली क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टर उसको क्या कर देते हैं, पार्ट बी को अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये प्रिंट यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका प्रिंट लेना पड़ेगा। प्रिंट लेके इसको क्या कर देंगे अपन, ट्रांसपोर्टर को भेज देंगे। ट्रांसपोर्टर जब भी ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसकी ईवेबिल की जो डिटेल है वो अपने जो कंसोलिडेट जो ईवेबिल बनाएगा उसमें क्या कर देगा, उसको एंटर कर देगा। ठीक है, तो पार्ट भी जब अपडेट हो जाएगा, तो उसको कैसे अपन हमें कैसे पता चले कि पार्ट भी अपडेट हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे। यहाँ पे होम पे जाने के बाद में वही ईवेबिल पे क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पे अपडेट ईवेबिल ट्रांसपोर्टर, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में उसमें क्या एंटर करेंगे, ईवेबिल करेंगे। ठीक है, तो ईवेबिल एंटर करते ही क्या वो अपने को पता चल जाएगा कि ये अपडेट हुआ है या नहीं, अब पार्ट बी। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आगे और मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू।